A very good morning, students. Let us move further with our chapter 3rd of civics, that is constitutional design. I have finished till page number 47, the making of the constitution in last class. Today we are going to start with the 3.4 heading, that is guiding values of the Indian constitution. And today I will teach you with big book that you better keep your book with yourself, beta. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बेटा के व्हाट आर द कॉर्नर कह सकते हैं वैल्यूज, व्हाट आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ अवर डेमोक्रेसी. किन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, किन बेसिक थिंग्स को दिमाग में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उन्हीं वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया है. तो उन वैल्यूज की बात करेंगे और वो वैल्यूज कहाँ से आई उनकी बात करेंगे. अगर ये आप साइड में स्केच देख रहे हो आपके इस चैप्टर में, तो ये स्केच उन लोगों के हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था. अब इन स्केच में से एक स्केच अगर आपको मिसिंग लग रहा हो, दैट इज महात्मा गांधी. क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ही वॉज नॉट द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. बट जो महात्मा गांधी के आइडियाज है, विचार है, उनको इन मेकर्स ने फॉलो किया. महात्मा गांधी का जो विजन था ना, उनको इन जो असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया. उन विजन्स को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ध्यान में रखा, अपने दिमाग में रखा. इसलिए कहीं ना कहीं अपन ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी और जो अपने जो दूसरे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे उनके विजन्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी. जैसे कि महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी, यंग इंडिया इन 1931. उसमें इंडिया कैसा होना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में उन्होंने अब इस मैगजीन में लिखा था. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, तो उस बुक में जो वैल्यूज़ को गांधी जी ने इंपॉर्टेंस दी थी ना बेटा, उन वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने इंक्लूड किया. तो बेसिकली अब इस हेडिंग में हम ये डिस्कस करेंगे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. अब पेज नंबर 48 पे बेटा ये 3 अलग अलग जो अपने नेशनल लीडर्स हैं उनकी थॉट्स दिए गए हैं, जो मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करूंगी. येलो बॉक्सेस, पेज 48 जो फर्स्ट येलो बॉक्स है वो महात्मा गांधी का विजन है टुवर्ड्स इंडिया, कि इंडिया कैसा होना चाहिए और जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है. I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. जो हर तरीके की बंदिश में इंडिया है, तो मैं इस तरीके को कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ. ये महात्मा गांधी के विचार हैं जो इंडिया को हर तरीके की गुलामी से फ्री करवाए. आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअर शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री एंड हुज मेकिंग दे हैव एन अफेक्टिव वॉइस. मतलब गांधी जी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे जिसमें रिच और पुअर में कोई भेदभाव नहीं हो, जिसमें पुअर्स को भी बोलने की आज़ादी हो, इक्वालिटी हो. आई बात समझ में? गांधी जी की इस बात से क्या वर्ड निकल के आया? इक्वालिटी. ठीक है, पुअर्स को भी इक्वल वॉइस हो, इक्वल आज़ादी हो कि वो अपनी बात जो है आगे रख सके. एंड इंडिया विच इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास. मतलब हाई क्लास और लो क्लास में अनइक्वालिटी इंडिया में नहीं होनी चाहिए. एंड इन इंडिया विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मोनी. ऐसा इंडिया जिसमें सारी कम्युनिटीज इक्वालिटी से मिलजुल के, फ्रेटर्निटी क्या वर्ड निकल के आया, भाईचारे के साथ, पीस के साथ साथ मिलकर रहेंगे. देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी. ऐसा इंडिया जहाँ पे अनटचेबिलिटी जैसा कर्ज, मतलब छुआछूत जैसा नहीं होना चाहिए कि ये शेड्यूल कास्ट है या लो कास्ट है तो इससे दूरी बनाए रखो. ऐसा नहीं है, सब इंसान है, सब ह्यूमंस है, सब इक्वल है. तो ऐसा इंडिया गांधी जी चाहते थे. द कर्स ऑफ इंटॉक्सिन ड्रिंक्स, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, इंटॉक्सिन ड्रिंक्स लेते हैं, तो ये सब इंडिया में नहीं होना चाहिए. वुमेन्स विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन. जैसे कि आदमियों को राइट मिले हुए पुराने टाइम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और इंडिया में अपने देखा था ना, मैंस और वुमेन्स में फ़र्क होता था. तो वो ऐसा इंडिया नहीं चाहते थे जहाँ पे मैन को अलग पावर्स हो, वुमेन्स को अलग पावर हो. तो ही वॉन्ट्स इक्वालिटी इन इंडिया. नो हाई क्लास, नो लो क्लास, नो रिच, नो पुअर, नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन. आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग. एंड गांधी जी के क्या विचार थे कि जब तक देश में इक्वलिटी नहीं आएगी तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा. तो ये गांधी जी के विचार थे. दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वॉज शेयर्ड बाय, जो इनइक्वालिटी को दूर करता है, ऐसा जो विजन था गांधी जी का, उसको बी आर अम्बेडकर भी सपोर्ट करते थे.
ठीक है, हु प्लेड अ की रोल। बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी के, तो ही वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वॉज सपोर्टिंग द व्यूज ऑफ गांधी जी, बट जो है एट द सेम टाइम जिस तरीके से वो इक्वालिटी को रिमूव करना चाहते थे, शांति के साथ, सत्याग्रह के साथ, वो इस फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके थ्रू उसे रिमूव किया जाए। He had a different understanding of how inequalities could be removed. जिस तरह से गांधी जी रिमूव करने चाहते थे, उससे अलग रिमूव तो दोनों ही करना चाहते थे, इक्वालिटी दोनों लाना चाहते थे समाज में, पर तरीका दोनों का अलग अलग था। He oftenly bitterly criticized महात्मा गांधी एंड विजन, मतलब गांधी जी के जो तरीके थे उनको क्रिटिसाइज करते थे, बी आर अम्बेडकर उनको फेवर सपोर्ट नहीं करते थे। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली। ठीक है, अब ये जो नीचे स्पीच है ये बी आर अम्बेडकर की, कि वो क्या कह रहे हैं। ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन। 26 जनवरी 1950 क्या, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस दिन जो है ऐसा दिन होगा जब जो है विवाद होंगे, कॉन्ट्रोडिक्शंस होंगे। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम पॉलिटिक्स में तो इक्वलिटी देने जा रहे हैं, मैन वुमेन सबको इक्वल अधिकार देने जा रहे हैं, वोटिंग राइट्स, बट समाज की सोच को हम कैसे बदलेंगे, उनमें इक्वलिटी कैसे लाएंगे। इकोनॉमिक जो मैक्सिमम पीपल जो है एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पुअर थे, तो उनको उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को हम कैसे सुधारेंगे। ठीक है, ये व्यूज है बी आर अम्बेडकर के, कि हम पॉलिटिकल लेवल पे तो इक्वलिटी लाने जा रहे हैं, पर सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे अभी भी इंडिया में इनइक्वालिटीज है। ये कब बात हो रही है? 1950s की, जब इंडिपेंडेंस अभी मिला ही था। We will have inequalities in politics. We will be recognizing the principle of one man, one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of वन मैन वन वैल्यू। मतलब पॉलिटिकल लेवल पे तो इक्वलिटी ला रहे हैं, पर इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे अभी हमने ऐसा कोई सुधार कार्य नहीं किया है कि उस पर हम इक्वलिटी ला सके। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अभी बी आर अम्बेडकर का क्वेश्चन है कि कब तक इस तरीके से विवादपूर्ण जिंदगी हम जिएंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी, एंड कब तक हम सोशल इकोनॉमिक लाइफ पे इक्वलिटी नहीं लाएंगे। इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो। अगर हम लंबे समय तक समाज पे और इकोनॉमिक लेवल पे इक्वलिटी नहीं लाएंगे, तो कहीं ना कहीं आगे जाके पॉलिटिकल लेवल पे भी इनइक्वालिटी आई जाएगी, और डेमोक्रेसी का जो मेन फाउंडेशन है इक्वालिटी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर के इन्हीं विचारों के कारण आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिले? रिजर्वेशंस मिले। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को अपन कहते हैं ना, आजकल जॉब्स में, एजुकेशन फील्ड में रिजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये बी आर अम्बेडकर की डिमांड थी, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक रिजर्वेशंस नहीं मिलेंगे तो सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। मतलब समाज में अगर इक्वलिटी लानी है तो इक्वल पोस्ट, हाई पोस्ट शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को देनी पड़ेगी। हाई पोस्ट पे आ जाएंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा, समाज में इक्वलिटी आ जाएगी। हाई पोस्ट पे आएंगे तो अर्न करेंगे तो इकोनॉमिक इक्वलिटी आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं सोच थी, और उनकी इसी सोच को रिजर्वेशंस के थ्रू इंक्लूड किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आया बेटा? लेटस अब जो लास्ट अपन देख रहे हैं पैराग्राफ, वो जवाहरलाल नेहरू की स्पीच है। महात्मा गांधी के विचार देख लिए, इक्वलिटी, बी आर अम्बेडकर भी इक्वलिटी लाना चाहते हो, अब जवाहरलाल नेहरू अब क्या कह रहे हैं वो लास्ट। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ टायरिस्ट विद डेस्टिनी। लंबे समय से हम क्या करते आ रहे हैं? अपने भाग्य के लिए लड़ते आ रहे हैं। मतलब आज़ादी पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके साथ टकरार कर रहे हैं, भाग्य से हम लड़ रहे हैं। एंड नाउ द टाइम कम्स, अब ये समय, ये आज़ादी के जो ईव है उस दिन ये महात्मा गांधी ने, जब इंडिपेंडेंस, सुबह इंडिपेंडेंस मिलने जा रहे हैं तो रात की बात है ये स्पीच दे रहे हैं। नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम अवर प्लेज। अब समय आ गया है कि जो हम कस्में खा रहे थे कि हम देश में ये लाएंगे वो लाएंगे, तो अब हमको आज़ादी मिलने जा रही है, तो अब समय आ गया है कि हम अपनी इस कस्मों को पूरा करें। पूरी तरह से नहीं, दिल से नहीं, पर इम्पॉर्टेंटली ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से अपनी प्लेजेस को हम फुलफिल करें। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, जब पूरी दुनिया सो रही थी, इंडिया वॉज अवेक, इंडिया जाग रहा था। जब पूरी दुनिया सो रही, इंडिया क्यों जाग रहा है? क्योंकि सुबह हमको क्या मिलने वाली है? आज़ादी। अ मूवमेंट कम्स विच कम बट रियली इन हिस्ट्री। ऐसा समय आने वाला है जो हिस्ट्री में बहुत ही कम आता है। व्हेन वी स्टेप फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, जब हम एक पुराने ईरा से नए ईरा की तरफ, मॉडर्न पीरियड की तरफ कदम रखने जा रहे हैं। व्हेन एन एज एंड, जब एक एज खत्म होकर नई एज शुरू होने वाली है, जब देश को की आत्मा को आवाज़ मिलने वाली है जो लंबे समय से सप्रेस थी,
फाइंड्स अटरेंस, जो आवाज, अटरेंस मतलब जो देश दबा हुआ था आवाज ढूंढ रहा है, उस देश को आवाज मिलने वाली है। ठीक है, एक तरह से लिटरेचर में आप कैसे पढ़ते हो उस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है। इट इज फिटिंग दैट एट दिस सोलेमन मोमेंट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया, हर पीपल एंड टू द स्टिल लार्ज कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इस मोमेंट पे हमको प्लेज लेनी चाहिए, कसम खानी चाहिए कि हम इंसानियत के लिए, इंसानियत लोगों के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, इंडिया के लिए हर समय जो है सर्विस के लिए तत्पर रहेंगे। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, आज़ादी अपने साथ के लिए क्या लाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, अ सोविजन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोविजन। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, जो लोगों को रिप्रेजेंट, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमको रिप्रेजेंट करती है, तो पूरा ये भार किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंडर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड अवर हार्ट आर हैवी विद द मेमोरीज। क्योंकि ये जो फ्रीडम मूवमेंट है तो हम खुश नहीं है, हमारा दिल भरा हुआ है। इंडिया पार्टीशन हो गया, लोग इधर उधर मारे गए, हजारों लोग मारे गए, तो हमारा दिल जो है दुखों से भरा हुआ है। हम जो है, जो ब्रिटिशर्स तो चले गए पर हमको पुअर करके चले गए, इनइक्वालिटी छोड़ के गए, तो इतना इजी टास्क नहीं है इन सब चीज़ों को ओवरकम करना। सम ऑफ दोज पेन कंटिन्यू इवन नाउ, वो पेन्स अभी भी हमारे साथ है। नेवरदलेस द पास्ट इज ओवर एंड इज द फ्यूचर दैट बेकॉन्स टू अस नाउ। बेकॉन्स मतलब जो हाथ फैलाकर हमारा स्वागत कर रहा है। दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ द ईज और रेस्टिंग बट ऑफ इंसेंट स्ट्राइविंग सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेज। ये जो फ्यूचर है आराम करने के लिए नहीं है, लगातार काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, ताकि जो हमने कसमें खाई थी, जो इंडिया का जो अपन ने सपना देखा था भविष्य का, उसको पूरा करने का समय आ गया है। वी हैव सो ऑफन टेकन एंड द वन वी शैल टेक टुडे। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र, मिलियंस ऑफ लोग जो सफ़र कर रहे थे, उनकी सर्विस, उनको आगे ले जाना था। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज ऑफ इनइक्वालिटी। ये सारे इंडिया में जो फैले हुए थे उस समय, गरीबी, इनइक्वालिटीज, आज़ादी तो मिल गई, इन चीज़ों को कैसे बदलाव लाएंगे, तो एक चैलेंज था उस समय इन सब चीज़ों को दूर करना। आज़ाद तो हो गए, विचारों से कैसे आज़ाद होंगे। The ambition of the greatest man of our generation has been to weep every tear। जो जवाहरलाल नेहरू का क्या एम्बिशन था, हर आंख से आंसू पहुंचना है। That may be beyond us but as long as there are tears and suffering, जब तक, उनका मानना था कि जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोग दुखी हैं, तब तक भी हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था। ठीक है, तो ये हमने सारे वैल्यूज़ पढ़े जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, उनकी क्या सोच थी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए, इनइक्वालिटीज हटनी चाहिए, और अपन कह सकते हैं जो अनटचेबिलिटी है, हाई क्लास लो क्लास, तो सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो वैल्यूज़ थी, फ्रेटर्निटी की भावना, ये जो है आगे इंक्लूड किया गया। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं पेज 50 पे, फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि जो लीडर्स की थिंकिंग थी ना, इसमें जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इन थिंकिंग्स को, इन गाइडिंग वैल्यूज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज, जिसको कि अपन प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रिलिमिनरी पेज, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये देख सकते हो पेज नंबर 51 पर। ये देखो बेटा, पेज 51 पे है ना, ये फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सारे वर्ड्स जो नेशनल लीडर्स के विचार थे उनको इंक्लूड किया गया। सोशलिस्टिक होना चाहिए देश, सेक्युलर होना चाहिए, सभी धर्मों को इक्वल रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, सोविजिनिटी होना चाहिए, हमारे देश के इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स में किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आप ये सारे येलो वर्ड्स देख रहे हैं ना, तो ये सारे वैल्यूज़, गाइडिंग वैल्यूज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ तक यही सारा दे रखा, इन सब वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे बॉक्सेस में दे रखे हैं जो आप रीड करना। अब अपन लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, पेज नंबर 52 पे, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मीन्स जो ये गाइडिंग वैल्यूज़ थी, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं थी बेटा, इनको डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मीन्स जो ये फर्स्ट पेज पे जो ये वैल्यूज़ अपन ने देखी ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन वैल्यूज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन का चाहे लीगल डिज़ाइन है चाहे और कोई डिज़ाइन है, हर डिज़ाइन में उस बात को ध्यान में रखते हुए इन वैल्यूज़ को डिज़ाइन किया गया। इसको रीड करके एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं लास्ट टॉपिक को आपको। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलोसॉफी। ये एक मेयर पीस ऑफ पेपर नहीं था। As we noted above, Constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement. Constitution में इन values को जो है सारे arrangements करते वक्त ध्यान में रखा गया, include किया गया।
मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट। हमारा मैक्सिमम जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का इन वैल्यूज को देख के ही बनाया गया। इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated। इसलिए टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जरूरी है। बेटा समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, टाइम, चॉइस, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई बदल नहीं सकता है। बट उसमें अगर हम थोड़े बहुत बदलाव करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, तो वो हम कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है, जो बदलाव हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे देखो न्यू वर्ड्स में दे भी रखा है, अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। जो हाई सुप्रीम कोर्ट्स हैं, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में समय को देखते हुए बदलाव लाती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये बहुत जरूरी भी है कि समय के साथ जैसे जैसे इंसान की वैल्यूज बदलती जाए तो इन चेंजेस को किया जाए। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society। Constitution जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहा है वैसा होना चाहिए। They didn't see it as a sacred, मतलब वो कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है जिसके साथ कोई छेड़छाड़। कॉन्स्टिट्यूशन कोई सीक्रेट या स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन या कोई कह सकते सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको अपन छेड़ नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए बना है, समाज के लिए बना है, तो हम चाहें तो उसको समय के साथ बदल सकते हैं। और उस बदलने को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के क्लॉज को भी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये लिखा था कि जब भी समय के साथ बदलाव की जरूरत होगी तो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। आ रही बात समझ में बेटा? Then they didn't see it as a sacred, static and unalterable law, so they made provision to incorporate changes from। ये मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये लिखा था कि टाइम टू टाइम चेंजेस होंगे और उन चेंजेस को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट्स। लास्ट पैराग्राफ, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इस तरीके की लीगल लैंग्वेज यूज हुई है कि एक बार में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर नहीं समझा जा सकता है। Yet the basic institutional design is not very difficult to understand, but overall constitution is not very difficult। जो basic things है, values वो same ही है। Like any constitution, the Indian constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country। ठीक है, जिस तरह से दूसरे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हम अपने सरकार को 1 person 1 vote इक्वल वैल्यू के बेस पे इलेक्ट करेंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। ये अच्छे से डिफाइन करता है कि किसके पास कितनी पावर है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, कैसे गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, गवर्नमेंट की कितनी पावर है, क्या लिमिटेशन है, ताकि गवर्नमेंट उस पावर को अननेसेसरीली डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट नहीं करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बारीकी से ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड है, क्या मेंबर्स होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, लेजिस्लेटिव के पास क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है, जुडिशरी के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट की क्या पावर है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन और कोई चाह के भी उसे वायलेट नहीं कर सकता। And it puts limits to which the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated। और जनरल पब्लिक के राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जिसको चाहे तो गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं तोड़ सकता। The remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of working of Indian Constitution। We shall look at some key constitutional provision in each chapter and understand how they work in democratic politics। But this textbook will never cover all the silent features of the institutional design in the constitutional Indian Constitution। Some other aspects will be covered in your textbook next year। मतलब सारे जो चैप्टर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से रिलेटेड ही है और नेक्स्ट ईयर 10th में भी इसी से रिलेटेड आप आगे पढ़ोगे। आई थिंक चैप्टर इज क्लियर टू यू। इफ देर इज एनी कंफ्यूजन वी विल क्लियर थ्रू गूगल मीट। हेयर आवर चैप्टर एंड्स। थैंक यू बेटा।